रावत जी से कहना चाहता हूँ और आपके जो दूसरे वीरेंद्र जी है, ये मिलके अगर एक काम करें, जब 80 करोड़ की इनकी संख्या है, इनके परिवारों को मिला के, सबको मिला के, तो इसमें से कहीं ना कहीं उन वृद्धों को अपनी अपनी जगह से कुछ प्रत्याशी खड़े कर दो। अरे इनके खून पसीने की कमाई का पैसा ये सरकार जो लुटा रही है, अय्याशियाँ कर रही है, समझे। जरा सी कोई बात हो जाए, कंगना रनावत का छज्जा गिर जाए, उस पर प्रधानमंत्री तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। और आपके चैनल पर मैं देखता रहा हूँ, जितना आप वृद्धों का जो मामला उठा रहे हैं इस मुद्दे को लेके, पेंशन मुद्दे को लेके, और भी कई चैनल हैं एक दो जो सक्रियता से उठा रहे हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रही है। गौतम बुद्ध ने कुर्सी को छोड़ा, राजपाट छोड़ा और बीवी बच्चों को बच्चा दिया है, उन्हें अपना वो दिया उत्तराधिकारी, तब वो निकले सबको त्याग के। और ये आदमी क्या है, अपनी पत्नी को त्याग के है सत्ता और सुख के लिए आया आगे। और ये जो ईपीएस वाले क्या हालत है, कितने लोग मर चुके, इनके कातिल है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। नरेंद्र मोदी कातिल है इनका, चाहे ईपीएस वाले हों चाहे सहारा वाले हों। आप भी ईपीएस 95 वालों चुनाव लड़ो, अपने हक और अधिकार के लिए सरकार का चेहरा और मुखौटा नोच के रहो। ये बलात्कारी हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, जुमलेबाज हैं। विष्णु का अवतार है, बीवी छोड़ देता विष्णु का अवतार है, बीवी को भी साथ रखा कर है। विष्णु जी तो साथ रखते थे, हैं कमल के ऊपर बैठ के, लक्ष्मी बगल में होती थी। तेरी लक्ष्मी कहाँ है? जो है रावत जी आए और तुम्हारे वो जो वीरेंद्र जी थे, दोनों मिलकर अपने जो है ना, आप मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग दोनों के दोनों। अगर ये ना होते तो हौसला टूट गया होता इन वृद्धों का। जब सहारा वाले और ईपीएस वाले ये सब मिल के अगर लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी जगह से खड़े कर दें और इनके खिलाफ आंदोलन कर दें, देख लेना ये सरकार घुटनों के बल आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 90 देश के एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पिछले 10 सालों में, और जिस तरीके से 2024 लोकसभा का चुनाव मौजूदा में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईपीएस 95 का मुद्दा लुप्त हो चुका है। 2 स्कैम के बारे में मैं आज खुलासा करूंगा। एक हो गया ईपीएस 95, दूसरा सहारा इंडिया। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि पिछले 10 सालों में इसके ऊपर ज़्यादातर जो नेशनल मीडिया है इन पे कवरेज नहीं करती। और नेशनल मीडिया क्यों कवरेज नहीं करती है ये सभी लोगों को भली भली पता है। और मैं आपको बता दूं कि आज मथुरा में ईपीएस 95 को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 दिन पहले राजस्थान में भी, राजस्थान के अलवर में प्रदर्शन किया गया था। वहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया था कि इनकी जो मांगे, जो पिछले 10 सालों से ये मांग करना चाहते हैं, क्या इनकी मांगे पूरी भी होगी क्या? हमारे साथ नरेंद्र भाई नंदा जी हैं, इनसे बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है पब्लिक। जय जिंदाबाद। सर, कैसे देखते हैं पिछले 10 सालों से जो बुजुर्ग हैं इन्होंने अपने ही पैसे कटवाए हैं, ये भीख नहीं मांग रहे, जो इन्होंने पूरी जिंदगी पेंशन कटवाई है, करीब 10 से 20 लाख रुपए जमा हो गया, इसके बावजूद भी इनको पेंशन नहीं मिल रहा है। और पिछले 10 सालों से जो है सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? हाँ, आश्वासन और राशन पर दुनिया चल रही है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए 10 साल से ये सरकार जो आई है, कहीं ना कहीं देशवासियों को भिखारी बना रही है। और जिनका जो अपना पैसा जमा था, जैसे वृद्धों का पैसा जमा था और इनकी मेहनत जो अपनी कमाई का जो हिस्सा था, वो कहीं ना कहीं जो ईपीएस जो के माध्यम से इन्होंने जमा किया, इन्हें लगा कि ब्याज मिलेगी, उसका लग के कुछ मिलेगा। अब वो सारी ज़िंदगी पैसा जमा करते रहे और लास्ट में उनका पैसा नहीं दे रहे हैं लोग, वृद्धों की पेंशन नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि वहाँ कम से कम नहीं तो 1-1, 2-2 लाख वृद्ध आते हैं दिल्ली के अंदर और प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं। उसमें कई वृद्ध तो अब तक ख़त्म हो गए बेचारे, आने जाने में उनकी जान चली गई। 90-90 साल के वृद्ध, आंकड़े के अनुसार हर दिन 3-4 बुजुर्ग जो है मर जा रहे हैं। हाँ, मर ही रहे हैं भाई, सरकार हत्या कर रही है उनकी। हाँ, जो देश के बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकती जो सरकार है, वो किसका सम्मान करेगी? और ये वृद्ध वो हैं जिनके पास अनुभव है, ये देश को बहुत सारा अनुभव देते हैं, अपना टैक्स दिया, अपना पैसा दिया, अपनी गाड़ी कमाई में से कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जमा करी है, इससे जो बनाया है इन्होंने कि आगे भविष्य में इनके काम आएगा, वो पैसा सरकार नहीं दे रही है। बार बार जब इतनी उम्र के हमारे वृद्धों को, वरिष्ठ सिटीजन है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। और करना पड़ा किसके लिए? अपने पैसे के लिए। ये सरकार वो निकम्मी है, ना युवाओं के बारे में सोच रही है, ना गरीबों के बारे में सोच रही है, ना वृद्धों के बारे में सोच रही है, ना जवानों के बारे में सोच रही है, ना महिलाओं के बारे में सोच रही है। किसी भी स्तर पर इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई विकास की गति नहीं देखी, सबका विनाश किया है। और यही वजह है कि आज सरकार तो कहती है सबका साथ है, सबका विकास है। हाँ, सबका साथ है ना, उनका अपना विकास है। ये देश का 140 करोड़ इनका परिवार है, परिवार तो है मगर बीवी इनके साथ नहीं है, बीवी इनके परिवार में नहीं आती, वो बेचारी भटकती है इधर उधर। और ये स्थिति है, ये बुजुर्ग भी नहीं आते उसमें। 140 करोड़ का परिवार होने के बाद ये जो वृद्ध हैं, चाहे जो आपके जो रावत जी लगे हुए हैं,
है अशोक रावत जी। भाई बताओ इस उम्र में भी कितनी शिद्दत के साथ अशोक रावत लगे हुए हैं। और आपने जैसे बताया कि भैया रावत जी बहुत काम कर रहे हैं और आपके चैनल पे मैं देखता रहा हूँ जितना आप वृद्धों का जो मामला उठा रहे हैं इस मुद्दे को लेके, पेंशन मुद्दे को लेके, और भी कई चैनल हैं एक दो जो सक्रियता से उठा रहे हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी चोर है। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के डकैती और चोरी करने में अहम भागीदारी है, लोकतंत्र को खत्म करने में अहम भागीदारी है, वृद्धों का पैसा डुबोने में अहम भागीदारी है इस मेन स्ट्रीम मीडिया की। इसका मीडिया तो स्वतंत्र है, वो क्यों नहीं इस तरीके की जो खबरें होती है, चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे EPS 95 का हो, या जो सत्तारूढ़ से जो सवाल करने की जहां मैटर आते हैं वहां पे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती क्यों नहीं है? भाई इनको पैसा मिल रहा है ना, ये डकैत है, सरकार है, हजारों करोड़ रुपया किसको दे रहे हैं? जो कारपोरेट जगत है उनको पैसा दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा, लोन दिया जा रहा किसी भी तरह, वो कारपोरेट जगत के ही माध्यम से चैनल खरीद लिए गए हैं। आज देखो 300 चैनल के आसपास हैं जो अंबानी और अडानी के चैनल हैं, और उन्हीं के चैनल है, उन्हीं के लिए काम कर रही है। 300 चैनल? अरे भाई आप देखो सही, अरे सारे के सारे तो है। हम जी न्यूज को भी देख लो, जी न्यूज किसका है? सुभाष चंद्र कौन है? उसके कितने हजार करोड़ रुपए माफ किए, किसने? मोदी सरकार ने। तो इनके पैसे मांग जो है ना, कर्ज खत्म कर रहे हैं, और इनके जिनके मेहनत की खून पसीने कमाई थी, ये आपकी EPS वालों की 95 वालों की, इनका पैसा मार लिया। बताओ, इनको पैसा ही नहीं दे रहे, भटका रहे हैं, कहीं मथुरा में कर रहे हैं, वृंदावन में कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ EPFO में जमा होता है, तो क्या सरकार उन पैसों का इस्तेमाल कर रही है क्या अपने चुनाव प्रचार? पूरा पैसा इकट्ठा कर, भाई इनके 5 स्टार 7 स्टार होटल बन गए हैं, कार्यालय है, मजे ले रहे हैं, कोंडोम की मशीनें लगा दी हैं। कोंडोम की मशीन से क्या होता है आप बताइए, वृद्ध पूछें। ये जितने आंदोलन कर रहे हैं EPS के 95 वाले, बेचारे इनके खून पसीने की कमाई का पैसा ये सरकार जो लुटा रही है, अय्याशियाँ कर रही है, समझे। जरा सी कोई बात हो जाए, कंगना रनावत का छज्जा गिर जाए, उस पर प्रधानमंत्री तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। मगर ये वृद्ध जब इनकी मौतें हो रही है अपने अधिकार मांगने के लिए, और हजारों की तादाद में जब ये आ रहे हैं बेचारे बुजुर्ग, तो इसमें कितने लोग, जैसा कि तुम आपने बताया कि एवरेज में 3-4 आदमी रोज खत्म हो रहे हैं, तो भाई कौन पैसा लेगा? ये वृद्ध खत्म हो रहे हैं, इनका पैसा खा के कहाँ जाएगा? कहता झोला उठा के चले जाए, झोला उठा के, झोले में कौन है भाई? ये देश को बेचा जा रहा है कहीं ना कहीं सहारा वाले। एक सवाल है कि 10 सालों से जो केंद्र सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है, और ये खबर ये आ रही है कि चुनाव के बाद सुना जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर 2024 में फिर से भाजपा की सरकार आती है तो 1-2 साल इनकी मांगे पे बातचीत भी होगी क्या सत्र में? नहीं, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इस सरकार से तो किसी को भी उम्मीद नहीं है। इनके कातिल है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। नरेंद्र मोदी कातिल है इनका, चाहे EPS वाले हों, चाहे सहारा वाले हों। सहारा वाले भी लोग मर गए बेचारे कितने हैं, उन्होंने निवेश करा था सहारा में, और उसमें इन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि 10,000 का पोर्टल देंगे, फलाना देंगे, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, है। जबकि अपना जो है ना वो कर लिया, कौन सा वो कहते हैं वो बेल बॉन्ड वाला कौन सा लेगा पोर्टल, वो बैंक कौन सा है जो पैसा अपने बैंकों में जमा करा, पोर्टल लॉन्च किया। हाँ, वो कितने करोड़ रुपए पी गए? 22,000 करोड़ रुपया है, ये खुद पी गए। 5 स्टार 7 स्टार होटल बना लिए इन्होंने अपने कार्यालय को, और जगह जगह तो जिला स्तर पर कार्यालय बना दिए, और सारे के सारे इनमें कहीं भी किसी को नहीं छोड़ा, चाहे महिला खिलाड़ी हो। सवाल है, जब इतने बड़े बड़े घोटाले आप गिनवा रहे हो, जब देश में चल रहा है, फिर लगातार जो भाजपा की सरकार वो कैसे आ रही है? इस बार तो 400 पार किनारा लगा दिया गया। भाई ये जो है ना हैंग मशीन है, हैंग मशीन से आ रही है। कौन सा हैंग मशीन? यही जो हैंग मशीन है। कौन सा बताइए ना। अरे हैंग मशीन नहीं जानते? EVM मशीन। EVM का मशीन का मतलब है, तेलंगाना और कर्नाटका में क्यों नहीं कहते फिर आप? अरे भाई मैनेज है इनका, कांग्रेस भाजपा डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन क्या है? एक कांग्रेस का इंजन, जहाँ हार गए वहाँ EVM का रोना शुरू हो जाता है। यार एक इंजन कांग्रेस का, एक भाजपा का, यही डबल इंजन है। यही हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रहे हैं, समझे। ये कभी आए खुल के? जब महिलाओं के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, कुछ होता है, अभी रेप बलात्कार भी बोलेंगे आपके चैनल पर, तो ये भी बताए कौन सा, येलो टिक मारवा देंगे आपके इस पे, है कहले ये शब्द मत बोलो, बलात्कार मत बोलो, EVM मत बोलो, फलाना मत बोलो, है। तो ये इनकी तानाशाही है कि यूट्यूब को कंट्रोल करते हैं, आपके चैनल हैंग करते हैं। तो जब चैनल हैंग करते हैं तो EVM मशीनें भी हैंग की हैं, और EVM के ऊपर बोल रहे हैं। इन्होंने कोई काम किया हो तो बताओ, EPS वाले 95 वाले वो परेशान गाली दे रहे हैं। क्रांतिकारी पार्टी हैं, खुद ही एक क्रांतिकारी हैं, क्या कुछ कर सकते हैं क्या EPS 95 पेंशन के लिए? बिल्कुल हम कर रहे हैं ना, आवाज उठा रहे हैं, जो हमारे बस की है, जितना है हमारे में सामर्थ्य
हम काम कर रहे हैं, हमको डकैत तो है नहीं, चोर तो है नहीं, आतंकवादी तो है नहीं, झूठे तो है नहीं। बंद कमरे से कैसे आवाज उठाइए क्या? यहाँ बंद नहीं, बाहर लग तो उठाते हम, इसलिए हम चुनाव में भी जा रहे हैं। यहाँ पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ इनकी आवाज उठाने के लिए, क्योंकि अभी हम बाहर कहीं आवाज उठाएंगे 144 धारा लगा के तुरंत डिटेन कर लेते हैं। इसलिए हमने कहा चुनाव में जाओ, और आप भी EPS 95 वालों चुनाव लड़ो, अपने हक और अधिकार के लिए सरकार का चेहरा और मुखौटा नोच के रहो। ये बलात्कारी हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, जुमलेबाज हैं, ये खतरनाक है, राष्ट्र के लिए खतरनाक लोग हैं, इनको हटाने की जरूरत है। ये झूठे वादे करते हैं, चाहे किसानों से, मजदूरों से, वृद्धों से, महिलाओं से, शोषितों से, वंचितों से। रोजगार की स्थिति कमजोर कर दी, जहां देश को देना चाहिए था शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, इसमें कोई गारंटी नहीं। महंगाई निरंतर बढ़ रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं फिर बार बार कहता हूं कि EPS 95 वालों को कि भाई आपके जो है रावत जी आए और तुम्हारे वो जो वीरेंद्र जी थे, दोनों मिलकर अपने जो है ना आप मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग दोनों के दोनों। अगर ये ना होते तो हौसला टूट गया होता इन वृद्धों का, और इन्होंने हिम्मत बांध रखी है। और मैं कह रहा हूँ कि अपने प्रत्याशी खड़े करो, ज़्यादा ज़्यादा खड़े करो, इनका मुँह काला करो भारतीय जनता पार्टी का, और एक आवाज़ उठाओ कि भाई बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, तब औकात पता चलेगी। और हमारा जो भी है EPS वालों का जो पैसा खा रहे हो, जो करोड़ों रुपया खा रहे हो, हमारा पैसा हमें वापस दो, नहीं तो इस सरकार को इतना नीचे गाड़ेंगे, इतना गटर में डालेंगे कि जो बार बार जाता ना आकाश लोक। ये पहला प्रधानमंत्री है जो साइको टाइप का है, ऐसे लगता है जैसे कहीं अपने आप को किसी ने कह दिया तू तो कलिंग अवतार है, तो कलिंग अवतार समझने लग गया। हवाई जहाज में उड़ते ही ना ऐसे लगता है जैसे उसमें जा रहा है, किसमें, घोड़े को टका ठक टका ठक टका ठक, ऐसे चल रहा है। अपने आप को समझ रहा मैं कलिंग अवतार हूँ और मैं धर्म की स्थापना करने आया हूँ। विष्णु का अवतार है। हाँ, विष्णु का कहीं नहीं है, कलिंग अवतार है, विष्णु का अवतार है। बीवी छोड़ देता, विष्णु का अवतार है। बीवी को भी साथ रखा कर, हैं विष्णु जी तो साथ रखते थे, हैं कमल के ऊपर बैठ के, लक्ष्मी बगल में होती थी। तेरी लक्ष्मी कहाँ है? अपनी लक्ष्मी नहीं रखता है कहीं भी। कभी आकाश लोक उड़ जाता है, वहाँ हाथ हिलाता ही हूँ, कभी पाताल लोक घुस जाता है जमीन में, उसमें पानी में, वहाँ से हाथ हिलाता है। क्या है प्रधानमंत्री, नाटक है? बताऊँ मुझे कैसे कैसे प्रधानमंत्री आ गए हैं। और कहता आपने 40 साल भीख मांगी। और वो योगी देखो उसके शासन में क्या हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा भाई, किसी को भी गोली मरवा देते हैं, किसी को भी कुछ भी करा देते हैं, किसी को भी जहर दिलवा देते हैं। तो ये तानाशाही है, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है उनके शासन में। और EPS वाले कहाँ जाए, 95 वाले सहारा वाले कहाँ जाए? सहारा वालों का भी पैसा पी रखा है भाई, सहारा वाले भी 13-14 करोड़ लोग हैं, उनका भी पैसा पी गए हैं, तो वो भी तो मांग रहे हैं। तो जब सहारा वाले और EPS वाले ये सब मिल के अगर लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी जगह से खड़े कर दें और इनके खिलाफ आंदोलन कर दें, देख लेना इस सरकार घुटनों के बल आ जाएगी और आपका पैसा तुरंत देगी। मगर इसके लिए हिम्मत मान लो, कोशिश कर लो, नहीं तो धरने प्रदर्शन करते रहो, उससे फायदा क्या है। मैं रावत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, और उनके साथ वीरेंद्र भाई हमारे और भटनागर जी भी हैं, वो इन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब एकजुट होकर कहीं ना कहीं कुछ हमारे प्रत्याशी EPS 95 वाले वृद्धों को खड़ा करो आप, और अपने हक और अधिकार की लोगों को पता चलना चाहिए 15 दिन में कि सरकार कितनी निकम्मी नकारा है, वृद्धों का पैसा पी रही है, सारा निवेशकों का पैसा पी गई, और जो रोजगार की बात कही थी युवाओं का रोजगार छीन लिया। और जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको कहती है जाओ कहाँ, इजराइल में जाओ, और इजराइल में इजरायलियों की टट्टी साफ करो, वहाँ ये जॉब कराने भेजता है टट्टी साफ करने के लिए। तो ये विश्वगुरु है क्या देश? ऐसा विश्वगुरु का देश है? इसी बात का डंका बजा के देश के युवा जाए और लैट्रिन साफ करेंगे, किनकी? इजरायलियों की। ये हालत है देश के प्रधानमंत्री की, और कहता हम विश्वगुरु हैं। विश्वगुरु कहीं नहीं, भिकमंगा है। ये कुछ दिनों बाद भिकमंगा देश बना देगा, इसलिए इनके पास तजुर्बा भीख मांगने का है। सारे के सारे भिकमंगे, कोई काम नहीं, धंधा नहीं। क्या इस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए? बताइए। उन्होंने डिग्री तो दिखाया ना यार, मैं उनकी नहीं कह रहा, आपसे पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री अनपढ़ होना चाहिए, पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा होना चाहिए। और मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़? पढ़े लिखे होना चाहिए। हाँ। आप किसके ऊपर कटाक्ष? तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ भाई, कौन सी ये जो योगी हैं उत्तर प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री, ये कहाँ से डिग्री लेके आए हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी से निकले हैं? कहाँ से भगवाधारी लेके आते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में से पढ़े लिखे हैं? कहाँ से आए? कौन सी यूनिवर्सिटी में से मोदी जी आए? क्या एलियन से डिग्री लेके आए थे? भाई उस टाइम तो कंप्यूटर थे नहीं, कंप्यूटर नहीं थे, तो कहाँ से लेके आए कंप्यूटर की डिग्री? तो एलियंस ने क्या आए थे? कहा ये एलियंस की कोई डिग्री थी क्या? कौन सी जगह थी भाई? कौन से स्पेस में ऐसी जगह थी जहाँ से तुम, कौन सा वो था यूनिवर्सिटी जहाँ गए थे तुम? बताओ। हमारे तो वैसे भी नासा और हमारे जो देश का जो है
है इसरो वो ढूंढ के परेशान है कि भाई कहीं हमें दूसरा दिख जाए, कौन सी जगह डिग्री लेके आए हो और एलियंस कहाँ हैं। तो ये प्रधानमंत्री नहीं, ये तो वही है, मैं साइको टाइप का आदमी है, मैं कलिंग अवतार समझे बैठे हुआ अपने आप को, और ये सोच रहा कि मैं धर्म की स्थापना करूंगा। जितने झूठे नंगे चोर है वो अय्यासी करें, कुछ भी करें, लूट मार करें, है बहन बेटियों का बिल्कुल बलात्कार करें, उसको भी चमत्कार करके दिखाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ EPS 95 वालों का अगर पैसा वापस नहीं देते हैं, उनका रुपया नहीं दिया जाता, और सारा निवेशकों वालों का, तो ये देख लेना इस सरकार का बहुत बुरा हाल होने वाला है। और ये सब लोग कहीं ना कहीं इनको खड़ा होना चाहिए चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनावों में इन दोनों को उतरना चाहिए, EPS 95 वालों को और सारा निवेशकों को, और इनका मुंह काला करना चाहिए सरकार का, जो बार बार कहती है हलाला की पैदाइश। पर हम जानते हैं ये जो सरकार है मुंह काला की पैदाइश है, अंग्रेजों की मानसिकता की नाजायज संतानें हैं, ये मुंह काला की पैदाइश, इनका मुंह काला करना पड़ेगा, तभी हमारा EPS का पैसा और सारा निवेशकों का पैसा मिलेगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे नंदा भाई, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आपको अपना पैसा चाहिए तो आपको चुनाव में लड़ना पड़ेगा, संसद में आपको जाना पड़ेगा, और अपने ही पैसों के लिए आपको फिर से नौकरी नहीं, इस बार संसद में बैठ के पैसा मांगना पड़ेगा। तो देखिए इस वक्त आचार संहिता लागू है, और देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या 2024 चुनाव के बाद चाहे वे पक्ष चाहे विपक्ष कौन सी इनके मुद्दों को उठाने में आगे आता। और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए पब्लिक पत्रिका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।